नमस्कार, आदाब। मैं अशर यासिर, स्वागत है आप सभी का सियासत टीवी के हिंदी समाचार में। सबसे पहले देखते हैं हेडलाइंस। केंद्र सरकार ने बताई वजह का भुखमरी के आंकड़ों में भारत का स्थान सही नहीं दिखाया गया। हाथ में संविधान की कॉपी लेकर प्रियंका गांधी ने ली संसद सदस्य की शपथ। राहुल गांधी के पीछे चौथी पंक्ति में जाकर बैठी। अजमेर दरगाह के मामले पर बोले ओवैसी का कानून और संविधान के उड़ाई जा रही हैं धज्जियां। संजय राउत का मुख्यमंत्री पद पर बड़ा बयान, बताया किसे बनना चाहिए सीएम। बोले हम लेट करते तो लग जाता राष्ट्रपति शासन। लोकसभा ने वक्फ जेपीसी विस्तार पर प्रस्ताव किया स्वीकार। विपक्ष के हंगामे के बीच आज की कार्रवाई स्थगित। महाराष्ट्र में एमवीए पर मंडरा रहा है खतरा, उद्धव ठाकरे हो सकते हैं गठबंधन से बाहर। केजरीवाल बोले क्राइम कैपिटल बनी दिल्ली, दिन दहाड़े गैंगवार, असुरक्षित हैं लोग। संभल के बाद सुर्खियों में अब अजमेर दरगाह, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती दरगाह पर मंदिर होने का है दावा। अब समाचार विस्तार से। पिछले महीने जारी की गई ग्लोबल हंगर इंडेक्स की रिपोर्ट में भारत को गंभीर भूख की समस्याओं वाले देशों की लिस्ट में रखा गया था। हालांकि केंद्र सरकार ने इस रिपोर्ट की आलोचना की और कहा है कि भुखमरी से जुड़े आंकड़ों में भारत का सही स्थान नहीं दिखाया गया है। इस रिपोर्ट में भारत को 127 देशों में 105वें नंबर पर रखा गया था। केंद्र सरकार ने कल लोकसभा में एक सवाल के जवाब में बताया कि ग्लोबल हंगर रिपोर्ट 2024 में इस्तेमाल किया गया भूख मापने का पैमाना बेहद ही खराब था और ये भारत की वास्तविक स्थिति को नहीं दर्शाता है। साथ ही सरकार ने जोर देकर कहा है कि वो देश में कुपोषण के मुद्दों को हल करने के लिए गंभीर प्रयास कर रही है। कंसर्न वर्ल्डवाइड, वर्ल्ड हंगर हेल्थ और इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनेशनल लॉ ऑफ पीस एंड आर्म कॉन्फ्लिक्ट की ओर से किए गए रिसर्च में भारत को 127 देशों में से 105वां स्थान दिया गया है। उपभोक्ता मामले में खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री निमुबेन जयंतीबाई बम्भानिया ने कहा, ग्लोबल हंगर रिपोर्ट में भूख मापने का पैमाना खराब है और यह देश की वास्तविक स्थिति को नहीं दर्शाता है। भूख मापने के लिए 4 घटक संकेतकों में से 3 बच्चों के स्वास्थ्य से संबंधित है और इनका इस्तेमाल आबादी में भूख को दर्शाने के लिए नहीं किया जा सकता है। केंद्रीय मंत्री बम्भानिया ने कहा, 2023 की तुलना में 2024 में भारत की रैंकिंग में सुधार हुआ है, जो मुख्य रूप से सूचकांक के चौथे घटक संकेतक अर्थात कुपोषण की व्यवस्था यानी पीओयू में सुधार की वजह से है। पिछले साल की ग्लोबल हंगर रिपोर्ट में भारत की रैंकिंग 125 देशों में से 111वें की थी। उन्होंने आगे कहा कि आंगनबाड़ी सेवाओं और पोषण अभियान के तहत पूरक पोषण कार्यक्रम के तहत लगातार कोशिश की जा रही है और सक्षम आंगनबाड़ी तथा पोषण 2.0 के रूप में इस एकत्रित किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इसका मकसद पोषण सामग्री और वितरण में रणनीतिक बदलाव और स्वास्थ्य कल्याण तथा इम्यूनिटी को बढ़ावा देने वाली कोशिशों को विकास करना है। साथ ही बच्चों, किशोरियों, गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं के बीच कुपोषण की चुनौतियों का समाधान करना भी है। पहली बार लोकसभा के लिए चुनी गई प्रियंका गांधी वाड्रा ने आज सांसद के रूप में शपथ ले ली है। इस अवसर पर प्रियंका का पूरा परिवार भी सदन में मौजूद था। मां सोनिया गांधी और भाई राहुल गांधी के अलावा पति रॉबर्ट वाड्रा, उनके बेटे और बेटी भी संसद में मौजूद थे। शपथ ग्रहण के दौरान प्रियंका गांधी ने हाथ में संविधान की कॉपी ले रखी थी और वो उसे हवा में दिखा रही थी। देश के इतिहास में ये पहली बार हुआ है जब संसद में गांधी नेहरू परिवार के 3 सदस्य दिखाई देंगे। प्रियंका गांधी के भाई राहुल गांधी लोकसभा में नेता विपक्ष हैं, जबकि उनकी मां सोनिया गांधी राज्यसभा की सांसद हैं। मैं प्रियंका गांधी वाड्रा, जो लोकसभा की सदस्य निर्वाचित हुई हूँ, सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करती हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगी तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाली हूँ उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगी। जय हिंद। प्राथमिकता ये होगी कि देश के जो अहम मुद्दे हैं वो उठाएं और पार्टी के लिए लड़ूं, देश के लिए लड़ूं, यही रहेगा। जब मजबूती मिलेगी राहुल जी को, कांग्रेस पार्टी को, और मेरे ख्याल से जो संविधान के जो असूल हैं उनको मजबूती मिलेगी, क्योंकि हम उसी के लिए लड़ रहे हैं। आज संविधान हाथ में लेके आपने शपथ लिया, क्या मैसेज देना चाहती हैं? वायनाड से आप चुन के आएंगे कि हमारे लिए संविधान से ऊपर कुछ नहीं है। हमारे लिए जो संविधान है, जिसके असूलों पर इस देश की नींव डली है, उसी के लिए हम लड़ रहे हैं और लड़ते हैं।
उत्तर प्रदेश के संभल में शाही मस्जिद का सर्वे किया गया था, जिसमें बवाल मच गया था। मस्जिद में मंदिर होने का दावा किया गया था। इसी के बाद अब राजस्थान के अजमेर जिले में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह को लेकर मामला कोर्ट पहुंच गया है। इस मामले पर अब हैदराबाद से सांसद और एआईएमआईएम के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि यह अदालतों का कानूनी फर्ज है कि वो 1991 एक्ट को अमल में लाएं। बहुत ही अफसोसनाक बात है कि हिंदुत्व तंजीमों का एजेंडा पूरा करने के लिए कानून और संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुपचाप देख रहे हैं। 800 साल से दरगाह है ख्वाजा अजमेरी की। 800 साल उस दौर में मुगलों ने हुकूमत की, बादशाह अकबर ने वहां पर बहुत कुछ तामीर करवाया। फिर मुगल ख़त्म हुए, मराठाओं का राज शुरू हुआ। फिर मराठा के बाद उन्होंने अजमेर को 18,000 रुपये में अंग्रेज़ों को बेच दिया। 1911 में क्वीन एलिजाबेथ आई तो वहां पानी का हाउस बनवाया। नेहरू से लेकर जितने प्रधानमंत्री बने वो वहां पर चादर भिजाते हैं। आप बताइए क्या करना चाह रहे हैं लोग? आखिर क्यों इतनी नफरत पैदा कर दिए बीजेपी आरएसएस वाले मस्जिद दरगाहों के ताल्लुक से? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद चादर भिजाते हैं। अब बताइए उस पर क्या बोलेंगे वो? उन्होंने मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स को पार्टी बनाया तो नरेंद्र मोदी की सरकार उसको बोलेगी कि वो दरगाह है ही नहीं है। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट तो इस्तेमाल ही नहीं हो रहा। लोअर कोर्ट आखिर प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को क्यों नहीं सुन रही हैं? आप हर जगह पर जाकर बोलेंगे नहीं यहां पर मस्जिद नहीं थी, यहां पर दरगाह नहीं थी, यहां पर कुछ और था, तो फिर कल कोई मुसलमान जाएगा, कोई बोल दे जाकर के नहीं यहां पर ये नहीं था, यहां पर वो था। कहां रुकेगा फिर ये? रूल ऑफ लॉ कहां जाएगा? डेमोक्रेसी कहां जाएगी? लॉ एंड ऑर्डर कहां जाएगा? महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री के नाम का महायुति में अब तक फैसला नहीं हो पाया है। इसको लेकर विपक्ष हमलावर है। इसी कड़ी में शिवसेना यूबीटी के सांसद संजय राउत की प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंने कहा है कि उनके पास बहुमत है, वो बहुमत से बहुत करीब हैं। 7 दिन के बाद भी सीएम नहीं दे पा रहे, ये हमारी जनता जानना चाहती है। महायुति के पास बहुमत है, वो किसी को भी सीएम बना सकते हैं। उन्होंने कहा है कि अगर हम सब सरकार बनाने में लेट करते तो राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाता। 7 दिन के बाद भी ये बहुमत वाली एक जो महायुति है वो महाराष्ट्र को मुख्यमंत्री नहीं दे पा रही है। क्या कारण है? क्या चल रहा है आपस में? हम चाहते हैं कि अगर आपको बहुमत मिला है तो 24 घंटे में आपका मुख्यमंत्री तय होना चाहिए था, चाहे किसी भी पार्टी का हो, चाहे कोई भी हो। लेकिन मोदी और शाह जी को और उनके नेताओं को, पार्टी के मुख्यमंत्री तय करने में इतनी कठिनाई क्या है, यह हमारी जनता जानना चाहती है। एकनाथ शिंदे ने कल एक स्टेप बैक लेते हुए ये कहा कि मोदी शाह जो कहेंगे वो मंजूर है डिसीजन। और क्या कर सकते हैं? उनके सामने कौन सा विकल्प था? आप मुझे बता सकते हैं? देखिए, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। वो बाला साहेब ठाकरे जी का नाम लेते हैं, शिवसेना नाम से राजनीति करते हैं, लेकिन उसके भविष्य का फैसला दिल्ली से होता है। बाला साहेब ठाकरे जी की शिवसेना का भविष्य कभी दिल्ली में तय नहीं हुआ, मुंबई में तय हुआ है। हम कभी दिल्ली में नहीं गए। अटल जी थे, अडवाणी जी थे, और भी नेता थे। कभी हम दिल्ली में जाकर शिवसेना के बारे में फैसला कीजिए, ऐसे हम कभी उनके सामने गिड़गिड़ाए नहीं। जो निर्णय लेना था हमने लिया, आज भी हम लेते हैं। जो उद्धव ठाकरे जी की लीडरशिप में शिवसेना है, हमारा निर्णय हम लेते हैं। महाराष्ट्र के मुंबई में देवेंद्र फडणवीस के सरकारी आवास सागर बंगले के बाहर कुछ पोस्टर और बैनर लगाए गए हैं। पोस्टर में लिखा हुआ है कि फडणवीस को महाराष्ट्र का स्थायी मुख्यमंत्री घोषित किया जाए। इस बैनर को भाजपा कार्यकर्ताओं ने लगाया है। बैनर में फडणवीस को शपथ लेते हुए भी दिखाया गया है। उनमें एक प्रतीकात्मक शपथ का संदर्भ देते हुए कैप्शन भी शामिल किया गया है। कैप्शन में लिखा है कि मैं देवेंद्र सरिता गंगाधर राव फडणवीस राज्य के नेतृत्व में उनकी अस्थायी भूमिका की ओर इशारा करता हूं। इसके पहले भी चुनावी परिणाम में महायुति की 232 सीटों पर जीत के बाद राज्य में अलग अलग जगहों पर देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री बनाए जाने वाले पोस्टर देखे गए। वाशिम शहर में लगाए गए पोस्टर में भी देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री के तौर पर दिखाया गया है। 23 नवंबर को महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के नतीजे सामने आए थे। इतने दिन बीत जाने के बाद भी यहां मुख्यमंत्री कौन बनेगा, इस पर अभी भी सस्पेंस बरकरार है। वैसे तो देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है, लेकिन बीजेपी की सरप्राइज वाली नीति के कारण इसमें भी असमंजस जैसी स्थिति बनी हुई है। एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री वाली रेस से बाहर माने जा रहे हैं। शिवसेना नेता एकनाथ शिंदे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसके बारे में जानकारी दी।
उन्होंने कहा कि उन्हें सीएम पद को लेकर कोई लालच नहीं है और पीएम मोदी, अमित शाह, बीजेपी इसे लेकर जो भी फैसला लेंगे वे उन्हें मंजूर होगा। एकनाथ शिंदे ने मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने साफ किया है कि बीजेपी की तरफ से मुख्यमंत्री नाम रिलीज करने पर उन्हें कोई आपत्ति नहीं होगी। शिंदे ने कहा कि हर क्षेत्र में विकास के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह दोनों ही मेरे साथ हमेशा खड़े रहे हैं। ये आम जनता की सरकार है। मैं खुद को मुख्यमंत्री नहीं समझता था। मैंने 2.5 साल कार्यकर्ता के रूप में काम किया है। लोकसभा में भाजपा सांसद बसवराज बोम्मई के सवाल के लिखित जवाब में केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने जानकारी देते हुए बताया कि देश में मंत्रालय और केंद्रीय वक्फ परिषद को समय समय पर वक्फ संपत्तियों से जुड़े कई मामलों की शिकायतें मिली हैं। देश में इस समय वक्फ बोर्ड की 58,929 संपत्तियों पर अतिक्रमण है और इनमें 869 संपत्तियां कर्नाटक में। इस पर जगदम्बिका पाल ने कहा है कि कल की बैठक में हमने तय किया कि 6 राज्य ऐसे हैं जहां राज्य सरकार की संपत्तियों पर वक्फ दावा करता है। राज्यों और वक्फ बोर्ड के बीच विवाद है। हमने इन 6 राज्यों से जवाब मांगा है। हमें इन राज्यों से कोई जवाब नहीं मिला है। हमें लगा कि हमें और समय चाहिए। जो वक्फ बोर्ड अमेंडमेंट की जेपीसी बनी थी और स्पीकर साहब ने एक मैंडेट दिया था, लेकिन कल की बैठक में हम लोगों ने तय किया कि अभी कुछ राज्यों से जो स्टेट गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है जिसको वक्फ क्लेम कर रहा है, राज्य में और वक्फ बोर्ड के बीच में डिस्प्यूट है, ऐसे 6 राज्य हैं। उन 6 राज्यों से हमने उसकी एक रिप्लाई मांगी थी कि आखिर आपकी डीड्स हैं या आपके क्या हैं, इसके संबंध में क्लैरिटी दें। तो वो रिप्लाई अभी तक नहीं आई। देश की राजधानी में 123 पर संपत्तियां जो मतलब इतनी कीमती हैं और वो केंद्र सरकार की है। 1911 में ब्रिटिशर्स ने उसको राजधानी बनाने के लिए कंपनसेशन देके एक्वायर किया था और फिर 70s में 1970 में वक्फ बोर्ड ने क्लेम कर दिया वो 123 प्रॉपर्टी की वक्फ की है। तो ऐसी परिस्थितियों में फिर 2014 में जिस दिन इलेक्शन डिक्लेयर हो रहा था उस समय की सरकार ने एक कैबिनेट करके कि हम 1 रुपये प्रति एकड़। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के परिणाम महायुति गठबंधन खासकर बीजेपी के पक्ष में आए हैं। हालांकि महायुति की प्रचंड जीत के बाद अब विपक्षी गठबंधन एमवीए पर खतरा मंडराने लगा है। अंदर खाने खबर मिल रही है कि विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद उद्धव ठाकरे महाविकास अघाड़ी से बाहर हो सकते हैं। ये एमवीए के लिए बड़े झटके के रूप में देखा जा रहा है। बताया जा रहा है कि उद्धव ठाकरे के सामने शिवसेना यूबीटी के नेताओं ने नाराजगी पेश की है। नेताओं के दबाव में उद्धव ठाकरे एमवीए छोड़ने का फैसला ले सकते हैं। उनका अंदरूनी मामला है। वो साथ वैसे भी वहाँ वो महाविकास आघाड़ी गठबंधन रहने वाला ही नहीं था, इसलिए उसमें कोई मतलब तो है नहीं। अब जब रिजल्ट आ गए, लोगों ने उनको ठुकराया है, तो ऐसी हालत में साथ वो रहने का संभावना कम है। पर आपको लगता है सर ये सारा ब्लेम कांग्रेस पर फोड़ा जा रहा है? उनका इंटरनल इशू है, हमें कोई इससे मतलब नहीं। महाराष्ट्र और झारखंड विधानसभा चुनाव के बाद इंडिया गठबंधन के घटक दलों के बीच का मनमुटाव सामने आने लगा है। संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान टीएमसी ने कांग्रेस से अलग राह पकड़ ली है और कहा है कि टीएमसी के एक तरफा फैसले को मानने को बाध्य है। टीएमसी ने संसद के चल रहे शीतकालीन सत्र में लोगों के मुद्दों को प्राथमिकता देने का फैसला किया है। पार्टी के नेताओं का कहना है कि टीएमसी संसद में पश्चिम बंगाल और देश से जुड़े मुद्दों को उठाएगी क्योंकि ये उसकी प्रतिबद्धता है। एक रिपोर्ट के अनुसार लोकसभा में टीएमसी के उपनेता काकोली घोष दस्तीदार ने कहा कि पार्टी नहीं चाहती कि संसद की कार्यवाही एक मुद्दे पर बाधित हो। उन्होंने अप्रत्यक्ष रूप से उद्योगपति गौतम अडानी के खिलाफ आरोपों को लेकर कांग्रेस के स्टैंड का जिक्र किया। टीएमसी नेताओं ने कहा कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने संसद में पार्टी के स्टैंड का समर्थन किया है। तृणमूल कांग्रेस ने साफ कर दिया है कि वह भले ही इंडिया गठबंधन का हिस्सा है, लेकिन कांग्रेस के चुनावी सहयोगी नहीं है। बता दें कि लोकसभा चुनाव में कांग्रेस और टीएमसी ने बंगाल में अलग अलग चुनाव लड़े थे, लेकिन बाद में ममता बनर्जी ने कहा कि वह कांग्रेस को समर्थन देने को तैयार है, लेकिन अब फिर से टीएमसी अलग राह पकड़ती दिख रही है। टीएमसी के नेताओं का कहना है कि कांग्रेस की ओर से मिल गए एक तरफा फैसलों का पालन करने के लिए उनकी पार्टी बाध्य नहीं है। उन्होंने कहा कि वे नहीं चाहते कि केवल एक मुद्दे को लेकर संसद की कार्यवाही बाधित हो और संसद का कामकाज नहीं चले। इसके साथ ही टीएमसी संसद में मणिपुर में चल रही हिंसा और अपराजिकता, महिला एवं बाल यानी पश्चिम बंगाल आपराधिक कानून और संशोधन विधेयक को मंजूरी देने में देरी जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों को उठाने की योजना बना रही है। दिल्ली के प्रशांत विहार इलाके में धमाके की खबर है। दिल्ली पुलिस को सुबह करीब 11:30 बजे धमाके के संबंध में कॉल आई थी, जिसके तुरंत बाद मौके पर भारी संख्या में पुलिस बल को भेज दिया गया।
वहीं फायर ब्रिगेड विभाग को भी सूचित किया गया था। दमकल की गाड़ियां भी मौके पर भेज दी गईं। बिना देरी करते हुए इसकी जानकारी स्थानीय लोगों ने पुलिस कंट्रोल रूम को दी थी। उन्हें बताया कि प्रशांत विहार में बंसी स्वीट्स के पास धमाका हुआ है। जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई। मामले की जांच चल रही है। अब यह नहीं पता चला है कि यह धमाका किस में हुआ और यह धमाका किस प्रकार का था। दिल्ली पुलिस के सूत्रों के मुताबिक जैसा धमाका सीआरपीएफ स्कूल की दीवार पर हुआ था वैसे ही धमाका है, लेकिन ये लो इंटेंसिटी का धमाका था। एक शख्स मामूली रूप से घायल हुआ है। इससे जुड़ा वीडियो भी सामने आया है। यह धमाका सुबह के समय हुआ था। आसपास गाड़ियां गुजर रही थी। वीडियो में लोगों की भीड़ भी देखी जा रही है, जबकि पुलिस उन्हें इलाके से हटाने में जुटी हुई है। बता दें कि 40 दिन के भीतर धमाके की यह दूसरी घटना है। इससे पहले अक्टूबर में उत्तर पश्चिम दिल्ली के प्रशांत विहार इलाके में ही सीआरपीएफ स्कूल के करीब धमाका हुआ था, जिसकी जांच की जिम्मेदारी बाद में एनआईए ने ले ली थी। इस घटना में कोई घायल नहीं हुआ था, लेकिन मामले की जांच अब तक हो रही है। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने गृह मंत्री अमित शाह पर निशाना साधा। उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा है कि दिल्ली में कानून व्यवस्था फेल हो चुकी है। दिल्ली पूरी तरह से असुरक्षित है। सरेआम गैंगवार हो रहा है। दिन दहाड़े गोलियां चल रही हैं। केजरीवाल ने गृह मंत्री अमित शाह से जवाब मांगा है। उन्होंने कहा कि दिल्ली का हाल 90 के दशक की मुंबई जैसा हो गया है। खुलेआम गैंगस्टर खुलेआम गोलियां चला रहे हैं। व्यापारियों को फिरौती के लिए फोन आ रहे हैं। रोशनलाल की दुकान पर गोलियां चलाने के मामले में गिरफ्त में आए 2 शूटरों ने पुलिस को बताया कि उन्हें किसी ने भेजा था। अभी तक मास्टरमाइंड को क्यों नहीं पकड़ा गया है। दिल्ली में जो कानून व्यवस्था की बहुत ज़्यादा बुरी हालत होती जा रही है और ख़ासकर पिछले 1-1.5 साल से दिल्ली में जो अपराध बढ़ते जा रहे हैं, कानून व्यवस्था चरमरा गई है, मर्डर्स बहुत होने लगे हैं, व्यापारियों को एक्सटॉर्शन के कॉल्स आ रहे हैं, चारों तरफ महिलाओं के साथ ईव टीजिंग के, बलात्कार के, गैंग रेप्स के, मर्डर के मामले बढ़ते जा रहे हैं। गैंग वॉर्स मतलब कई सालों के बाद गैंग वॉर दिल्ली में देखने को मिल रहे हैं। जिस किस्म के गैंग वॉर एक समय में 90s के दशक में बॉम्बे में देखने को मिलते थे, जब बॉम्बे में अंडरवर्ल्ड का बोलबाला था, उस तरह के गैंग वॉर और शूटआउट्स दिल्ली के अंदर देखने को मिल रहे हैं। आज लोग ये कह रहे हैं कि दिल्ली न केवल असुरक्षित है बल्कि दुनिया की सबसे असुरक्षित राजधानी दिल्ली है। 2022 में 501 मर्डर हुए, जो कि पिछले कुछ सालों में सबसे ज्यादा मर्डर हैं। यूपी के संभल स्थित जामा मस्जिद में सर्वे के दौरान हुई हिंसा को लेकर सियासत जारी है। विपक्ष इस मामले को लेकर लगातार सरकार और प्रशासन पर हमलावर है। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने संभल हिंसा को लेकर एक पोस्ट जारी किया है, जिसमें हिंदू पक्ष के वकील, सुरक्षाकर्मी और कुछ लोग नारे लगाते हुए दिखाई दे रहे हैं। सपा प्रमुख ने कहा है कि जिन्होंने बवाल शुरू किया और जो पहले फसाद की वजह बने, उनकी तस्वीरें कब वायरल होंगी। इस पर समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान बर्क ने कहा है कि संभल में आग के पीछे पुलिस है। मैं ये यूं ही नहीं कह रहा हूं, मैं सबूतों के आधार पर कह रहा हूं। देखिए, माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश अनुसार फोटो चस्पा कर ही नहीं सकते ये, और अगर फोटो चस्पा करेंगे तो इसका मतलब माननीय सर्वोच्च न्यायालय को चैलेंज कर रहे हैं। फिर ये मैं वहीं जाकर के इनकी रिट दायर करूंगा। और जहां तक वसूलियाबी की बात है, वसूलियाबी उन लोगों से होनी चाहिए जिन्होंने इस संभल को आग में झोंका है, और संभल में आग में झोंकने का काम सीधा सीधा पुलिस प्रशासन का है। और इस चीज को मैं जो कह रहा हूं वो किसी बुनियाद और आधार पर ही कह रहा हूं, हवा में नहीं कह रहा। संभल के अंदर बहुत सुकून के साथ माहौल चल रहा था, सभी धर्मों के लोग मिलकर के रह रहे थे। लेकिन अफसोस है कि इन लोगों ने जो सर्वे का कोर्ट का आदेश था उसको इतनी जल्दबाजी, 1 घंटे के अंदर, 1 से 2 घंटे के अंदर जल्दबाजी दिखाते हुए वहां पर पहुंचे। उसके बावजूद भी उसका पालन किया गया, लेकिन दूसरे सर्वे में भी आज लोग अपना कोऑपरेट कर रहे थे और सर्वे करा रहे थे बाहर। उत्तर प्रदेश के संभल जिले में शाही जामा मस्जिद के सर्वे को लेकर मचा बवाल अभी खत्म भी नहीं हुआ कि अचानक से राजस्थान के अजमेर का नाम सुर्खियों में आ गया है। वजह है कि अजमेर शरीफ दरगाह से जुड़ी एक याचिका कोर्ट में दायर की गई है। राजस्थान के अजमेर की एक स्थानीय अदालत ने प्रसिद्ध अजमेर शरीफ दरगाह के सर्वे की मांग करने वाली याचिका पर केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय, भारतीय पुरातत्व सर्वे और अजमेर दरगाह समिति को नोटिस जारी किया है। याचिकाकर्ता का दावा है कि अजमेर शरीफ दरगाह पर पहले एक शिव मंदिर हुआ करता था, उस मंदिर को तोड़कर इसे बनाया गया है। इस पर कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने कहा है कि ऐसी चीजें पूरे देश में आग लगा देंगी। पीएम को इन मामलों को देखना चाहिए और सुप्रीम कोर्ट को इन मामले पर संज्ञान लेना चाहिए।
आप एक पूरे समुदाय को क्यों किनारे करना चाहते हैं? अरे भाई, ये पूरे देश में आग लगाने की बातें हो रही हैं। हो क्या रहा है देश में, प्रधानमंत्री जी को भी देखना चाहिए। और मैं चाहता हूं कि माननीय सुप्रीम कोर्ट स्वयं संज्ञान ले। देश के अंदर हो क्या रहा है, एक पूरी कम्युनिटी को आप कहाँ ले लगाना चाहते हो, किस साइड लाइन में लगाना चाहते हो? आप उनके धार्मिक स्थल नहीं छोड़ रहे, आप उनकी प्रॉपर्टीज के ऊपर आप नहीं छोड़ना चाहते। आप क्या करना चाहते हो हमारे साथ? हमें लगाना कहाँ चाहते हो वो बता दो, कि हमें आपको इस जगह ले जाकर के आपको साइड में लगाना है। कहाँ हमें देश निकाला दे तो हम कहाँ जाएं? हम कहाँ जाएं? आप कौन कौन सी मस्जिद के नीचे ढूंढते फिरेंगे? कौन कौन सी मस्जिदों के नीचे ढूंढेंगे? कोई लिमिट है या नहीं है? हर जगह बता दें क्या? अब ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती जिनके बारे में तो कुछ सोच ही नहीं हो सकती है। अर्जी 1 मिनट में अर्जी भी स्वीकार होती है। 1991 वर्षिप एक्ट बिल्कुल साइड में लगा दिया। देश के अंदर करना क्या चाह रहे हैं? अपने राजनीतिक हित को साधने के लिए क्या देश जला देंगे? और जब आग लगती है तो सबके घर में लगती है भाई, झुलस जाएंगे हम लोग। उत्तर प्रदेश के कानपुर में एक बंद पड़े हुए मदरसे से एक मानव कंकाल बरामद हुआ, जिसके बाद आसपास के इलाके में हड़कंप मच गई है। बताया जा रहा है कि ये मदरसा 1.5 से 2 साल पहले बंद हो चुका है। इसके बाद अब इसमें एक कंकाल मिला है। ये कंकाल महिला का है या पुरुष का, ये कहना अभी फिलहाल मुश्किल है। पुलिस ने कहा है कि पोस्टमार्टम के बाद ही सारी स्थितियां साफ हो पाएंगी। उन्होंने कहा है कि हमारी जानकारी में यहाँ कोई रजिस्टर्ड मदरसा नहीं था। आज ये सूचना प्राप्त हुई है कि एक ये जो मदरसा था पहले चलता था लगभग 1.5-2 साल पहले, ये बंद हो गया था और इस मदरसे में एक कंकाल की सूचना प्राप्त हुई, जिसपे तत्काल पुलिस ने इरेक्ट किया। फील्ड यूनिट पुलिस सब ने पहुंचा है और उसको जो कंकाल था स्केलेटन उसको बरामद किया है, उसको पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। उसके डीएनए सैंपलिंग भी हम लोग कराएंगे, डीएनए से प्रिजर्व किया जाएगा। फील्ड यूनिट ने आया है, अपना काम किया है, जो साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन वो किया है। हम लोग इस चीज़ को भी तस्दीक करेंगे कि क्योंकि मदरसा ऐसा कोई, अभी मेरी लोकल सभासद से भी बात हुई, लोकल ऑफिसर्स भी बता रहे हैं, कोई मदरसा रजिस्टर्ड कोई मदरसा यहाँ पे हम लोग की जानकारी में नहीं था। यदि कोई पूर्व में संचालित था, कब ये बंद हुआ और इसमें कैसे कंकाल आया, इसकी पूरी एक गहराई से तफ्तीश। बिहार विधानसभा में बागी विधायकों पर कार्रवाई न करने और सिटिंग अरेंजमेंट को लेकर राष्ट्रीय जनता दल ने हंगामा कर दिया है। विधायकों का बवाल इतना बढ़ गया कि स्पीकर को मार्शल तक बुलाने पड़े। इस पर आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने कहा है कि विधानसभा में सबकी सीट तय की गई है, लेकिन कौन सदन में कहां बैठेगा, फिर ऐसे कैसे कोई कहीं पर भी बैठ जा रहा है। जब पार्टी ने लिख कर दिया है, लोगों पर कार्रवाई करने की मांग की गई है, तो कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? वो लगातार सदन में बैठ रहे हैं। ये दिखाता है कि सदन नियम से नहीं चल रहा है। आरजेडी नेता ने कहा है कि आरजेडी के नेता हम हैं, हम तय करेंगे कि कौन कहां बैठेगा। इससे पहले भी विधानसभा चालू होने से पहले भी जो मीटिंग हुई थी संचालन को लेकर विधानसभा को कि कैसे किया जाएगा, तो उस मीटिंग में भी हमारे जो सचेतक है शाहीन साहब लिखित रूप से अध्यक्ष महोदय को भी दिया और कई बार हर सत्र में जो है हम लोगों ने अध्यक्ष महोदय को पत्र लिखा, सचेत किया या उन बागी विधायकों के खिलाफ जो है सदस्यता लिया जाए, उसकी कार्रवाई की भी मांग हम लोगों ने की। लेकिन अब तक जो है कोई कार्रवाई नहीं होता रहा, लोग उधर बैठते रहे। ये तब तो कोई भी कहीं बैठ सकता है। अगर ऐसी स्थिति चले, सबका जब सीट अलॉट है, पक्ष विपक्ष मंत्रियों का, सब मुख्यमंत्री नेता प्रतिपक्ष सबका सीट अलॉट है, तो कोई भी कहीं जा करके बैठेगा? ऐसे कैसे? और जब पार्टी ने लिख करके दे दिया है 3 लोगों पर कार्रवाई का, तो कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? तीसरा सत्र हो गया और लगातार अटेंड कर रहे। ये तो कहीं ना कहीं से दिखाता है ना कि भाई एक तरफा ही जो है देखा जा रहा है, नियम से नहीं चल रहा, सरकार जो है नियम से ऊपर हो गई है। तो आज हमारे विधायकों में बहुत रोष था इस चीज को लेके कि ऐसी बात है तो कोई भी कहीं भी बैठ सकता है। तो सरकार का आंख खोलने के लिए एक रिपोर्ट के मुताबिक इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के बाद अब एक और शख्स के खिलाफ इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने अरेस्ट वारंट जारी करने की मांग की है। आईसीसी के प्रोसिक्यूटर करीम खान ने म्यांमार की सैन्य सरकार के प्रमुख मिन आंग के खिलाफ आवेदन दिया है। मिन आंग पर आंग सान सू की सरकार के दौरान रोहिंग्या मुसलमानों के खिलाफ मानवता के खिलाफ अपराध का आरोप है। करीम खान ने कहा है कि हमारे पास पर्याप्त कारण है कि रोहिंग्या मुसलमानों को जबरन बांग्लादेश खदेड़ने और अत्याचार करने की आपराधिक जिम्मेदारी मिन आंग पर तय की जाए।
साल 2017 में म्यांमार में हो रहे उत्पीड़न से बचने के लिए हजारों रोहिंग्या भागकर बांग्लादेश चले गए थे। संयुक्त राष्ट्र ने इसे बर्मीज मिलिट्री की ओर से किया जाने वाला नरसंहार बताया था, लेकिन म्यांमार की सरकार ने आरोपों से इंकार करते हुए कहा था कि वह रोहिंग्या चरमपंथियों के खिलाफ अभियान चला रहा है। एक रिपोर्ट के मुताबिक साल 2017 में रोहिंग्या मिलिटेंट ने म्यांमार के 30 से ज्यादा पुलिस पोस्ट पर जानलेवा हमला किया, जिसके बाद सेना ने रोहिंग्या मुसलमानों पर हमले शुरू कर दिए। मिलिट्री ने जवाबी कार्रवाई में रोहिंग्या मुसलमानों के गांव जला दिए और नागरिकों पर हमला बोला। एमएसएफ के मुताबिक सेना के हमले में कम से कम 6,700 रोहिंग्या मारे गए, जिसमें 5 साल से कम उम्र के कम से कम 730 बच्चे शामिल थे। एमनेस्टी इंटरनेशनल की रिपोर्ट के मुताबिक म्यांमार की सेना ने रोहिंग्या मुस्लिम समुदाय की महिलाओं और लड़कियों का उत्पीड़न और बलात्कार भी किया। इस भयावह हिंसा ने पूरी दुनिया का ध्यान खींचा। तमाम ग्लोबल लीडर्स ने इस हिंसा की जवाबदेही तय करने की मांग की, लेकिन तत्कालीन आंग सान सू की सरकार ने अपने मिलिट्री के खिलाफ कार्रवाई करने से साफ इंकार कर दिया। चूंकि म्यांमार आईसीसी का सदस्य नहीं है, लिहाजा उस समय इस मामले में केस चलाना आसान नहीं था। लेकिन इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के प्रोसिक्यूटर ने बाद में इस पर चर्चा की कि इस अपराध के चलते रोहिंग्या मुसलमानों को चूंकि जबरन बांग्लादेश भेजा गया था और बांग्लादेश आईसीसी का सदस्य है, लिहाजा इस मामले में केस चलाया जा सकता है। हिंदी समाचार यहीं समाप्त होता है। मुझे दें इजाजत। बाकी खबरों के लिए बने रहें सियासत टीवी के साथ।